हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट के बारे में। तो जैसे कि पिछले पार्ट में हमने देखा कि 1918, 1917 इन ईयर्स में गांधी जी ने इनिशियल सत्याग्रह लॉन्च किए थे। कहाँ पे? तो चंपारण, खेड़ा और अहमदाबाद में। बट उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी ने सोचा अगर इतना सक्सेस मिल रहा है तो थोड़ा वाइड स्प्रेड मूवमेंट हम इनिशियलाइज करते हैं या फिर ऑर्गेनाइज करते हैं। तो उन्होंने सोचा कि ऐसी क्या चीज़ है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्ट कर सकें। तो वो थी रॉलेट एक्ट। तो रॉलेट एक्ट कब बना था? तो 1919 में। ये ईयर याद रखिए। तो इसके कुछ फीचर्स देखें, मतलब ये था क्या। इट वॉज हरीडली पास्ड बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल डिस्पाइट ऑफ यूनाइटेड अपोजिशन बाय इंडियन मेंबर्स। तो देखिए ये पास कब हुई थी, कहाँ पे हुई थी, किसके द्वारा हुई थी? तो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए इसे लिखने के लिए कोई अल्टरनेटिव नहीं है, आपको यही के यही वर्ड्स लिखने पड़ेंगे, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। एंड इट वाज हरीडली पास्ड, मतलब देखिए ज़्यादा प्रोसीजर्स के अंदर नहीं गए थे, सीधे सीधे इन्होंने जल्दबाजी में इसे पास किया था। ये बात याद रखिए। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, कुछ डिसीजंस हम जल्दबाजी में लेते हैं, उसी तरह रॉलेट एक्ट भी जल्दबाजी में पास हुआ था। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इट वॉज पास डिस्पाइट ऑफ यूनाइटेड अपोजिशन बाय इंडियन मेंबर्स, मतलब जो इंडियन मेंबर्स लेजिस्लेटिव काउंसिल में थे, राइट। क्योंकि देखिए इंडिया की हालत इतनी भी ख़राब नहीं थी कि उनके मेंबर्स ना हो। हाँ, हर मतलब इन बॉडी में, इस बॉडी में भी इंडियन मेंबर्स थे। बट उन्होंने अपोज तो किया रॉलेट एक्ट को कि ये एक्ट नहीं लागू होना चाहिए, बट फिर भी उसे लागू कर दिया गया था। समझ रहे हो? सो उसे लागू कर दिया गया और उससे क्या हुआ, तो लोगों को बुरा लगने लगा क्योंकि इंडियन मेंबर्स जो पूरे भारत के रिप्रेजेंटेटिव्स थे, क्योंकि वैसा ही कहा जा सकता है ना, तो उनके अपोजिशन के बाद भी अगर पास कर दिया गया तो इनका सिग्निफिकेंस ही क्या हुआ। उसके बाद इट गया गवर्नमेंट टू इम्पोर्टेंट पावर्स। तो ये बुरा क्यों माना जाता था? तो इसके दो रीजंस है। क्योंकि इसने दो पावर्स दी थी गवर्नमेंट को। कौन सी गवर्नमेंट? तो ब्रिटिश गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कुड रिप्रेस द पॉलिटिकल एक्टिविटीज एंड सेकेंड इज गवर्नमेंट कुड डू डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 ईयर्स। तो पहले तो देखिए रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, मतलब जो पॉलिटिकल स्ट्रगल्स वगैरह, जो मोर्चे निकलते थे और हम रैलीज कह सकते, स्ट्राइक्स कह सकते हैं पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो होती थी दैट वर डन बाय पॉलिटिकल लीडर्स। तो वो एक्टिविटीज़ ख़त्म करने की ताकत किन में थी? तो गवर्नमेंट में आ गई थी रॉलेट एक्ट के कारण, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ है कि गवर्नमेंट कुड डू डिटेंशन। डिटेंशन का मतलब होता है इम्प्रिजनमेंट, ये बात याद रखिए। तो गवर्नमेंट के पास क्या ताकत आ गई थी, और कि वो पॉलिटिकल प्रिजनर जो थे, मतलब जो सस्पेक्ट्स वगैरह होते थे। समझिए, अभी सिंपल एग्जांपल से समझिए। अगर मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूँ और मैंने कुछ थोड़ी मारापीट कर दी, तो बिना किसी ट्रायल के, ट्रायल का मतलब प्रोसीजर वगैरह हम कह सकते हैं, तो बिना किसी प्रोसीजर एंड ऑल, कोर्ट कचहरी के चक्कर ना लगाते हुए वो 2 ईयर्स तक इन पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अंदर डाल सकते थे। समझ रहे हो? लाइक अगर सिंपली कहा जाए तो जवाहरलाल नेहरू, उन्हें भी मतलब इतनी पावर तो थी इनमें कि वो उन्हें भी अंदर डाल सके। समझ रहे हो? इतनी पावर उनमें आ चुकी थी। सो गांधी जी वॉन्टेड नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट सच अनजस्ट लॉज। क्योंकि देखिए कुछ राइट्स जो होते हैं वो, और कुछ फ्रीडम्स होते हैं वो हमें नेचुरल होते हैं, फंडामेंटल होते हैं, और फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड ऑल ये तो इम्पोर्टेंट होते हैं ना। बट इस रॉलेट एक्ट ने क्या किया था, तो इन लॉज को ख़त्म कर, मतलब इन फ्रीडम्स को ख़त्म करने की कोशिश की थी। तो गांधी जी ने क्या सोचा, नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पास करने का। देखिए ये वो वाला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं है जो नेचुरली ऑर्गेनाइज किया गया था, जो असलियत में था। ये बस रॉलेट एक्ट के लिए पास हुआ था। तो उसका मतलब नॉन वायलेंट मतलब अहिंसक, और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या होता था, तो लॉस तोड़ने का ट्रेंड था। मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देखिए एक तो गवर्नमेंट की बात ना सुनना और दूसरा लॉस तोड़ना, ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, मतलब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पास करने का, किसके लिए? रॉलेट एक्ट के लिए। ई स्टार्टेड हड़ताल ऑन 6 अप्रैल 1919। तो 6 अप्रैल को क्या हुआ, तो हड़ताल स्टार्ट कर दी किसने? तो गांधी जी ने विथ हिज फॉलोअर्स। तो अगर हड़ताल वगैरह गांधी जी ने स्टार्ट की है, जिन्होंने इतना सपोर्ट गेन कर लिया था अपने पिछले 3 सत्याग्रह में,
तो इसका इफेक्ट क्या हुआ, तो देखिए इसका इफेक्ट था रॉलेट सत्याग्रह। मतलब देखिए क्या क्या हुआ, मतलब ये जो हमने पढ़ा 6 अप्रैल से हड़ताल स्टार्ट की, तो वो एक सत्याग्रह का पार्ट ही था। सो रैलीज वर ऑर्गेनाइज। देखिए मैंने जैसे कि बताया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में अगर लॉस तोड़े जाते हैं तो पॉलिटिकल एक्टिविटीज ज़्यादातर की जाती थी, जैसे कि रैलीज को ऑर्गेनाइज किया गया। उसके बाद वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक। देखिए वर्कर्स ने भी काम करना बंद कर दिया था, वो भी स्ट्राइक्स पे जाने लगे। एंड शॉप्स वर क्लोज डाउन। दुकानें थी उन्हें बंद कर दिया गया। मतलब देखिए कितना इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि इकोनॉमिकली भी इससे कितना इफेक्ट होगा गवर्नमेंट को। उसके बाद ब्रिटिश वर इन फियर। ऐसा क्यों, तो इसे समझिए। क्योंकि अगर दुकानें बंद हो रही है, वर्कर स्ट्राइक पे जा रहे हैं और रैलीज आ रही है, तो क्या चांसेस है कि जो कम्युनिकेशन और रेलवे लाइंस रहेगी वो ठीक ठाक रहेगी, राइट। और उनका मेन रोल क्या था, देखिए इंडिया और ब्रिटेन का मेन क्या था लिंक, तो ट्रेड था। और अगर कम्युनिकेशन लाइन्स ही ब्रेक डाउन हो गए, रेलवेज खत्म हो गए, मतलब तोड़े गए, तो ट्रेड ही नहीं होगा, तो कितना खासा मतलब उन्हें लॉस हो सकता है, वो सोचिए। उस कारण क्या हुआ, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू क्लैम्प डाउन ऑन नेशनलिस्ट। मतलब गवर्नमेंट ने सोचा कि अभी जो नेशनलिस्ट लोग हैं उनको क्या करते, तो वश में करने का ट्राई करते। कैसे, तो देखिए लोकल लीडर्स वर पिक्ड अप फ्रॉम अमृतसर। अमृतसर कहाँ पे, तो पंजाब में, जैसे कि आपको बताए। तो वहाँ से जो लोकल लीडर्स थे, लोकल मतलब उसी एरिया के, उनको उठाया गया, समझ रहे हो, पहली चीज़। और महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया गया। मतलब महात्मा गांधी कुड नॉट एंटर दिल्ली देन दिल्ली हम कह सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, दिल्ली में उनकी एंट्री खत्म हो गई और लोकल लीडर्स को भी उठाया गया। बट इससे अलग जो बहुत इंपॉर्टेंट था वो तो 10 अप्रैल का मतलब जो इंसिडेंट था, पुलिस फायर्ड अपॉन पीसफुल प्रोसेशन। देखिए पीसफुल प्रोसेशन का मतलब क्या है, तो जो रॉलेट सत्याग्रह के लिए रैलीज वगैरह निकाली गई थी। कैसे, तो देखिए रैलीज निकाली गई, वर्कर स्ट्राइक पे गए, बट वो नॉन वायलेंट था कि नहीं, राइट। क्योंकि नॉन वायलेंट कैसे था, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था पहले तो, और वो किसके अंडर था, तो गांधी जी के। एंड व्हाट वर द 2 वेपन्स ऑफ गांधी जी, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। तो पीसफुल प्रोसेशन इसलिए कहा गया है क्योंकि वो नॉन वायलेंस पे बेस्ड था। तो वहाँ पे क्या हुआ, तो पुलिस फायर्ड अपॉन पीसफुल प्रोसेशन, मतलब लोगों को उड़ाया गया गोलियों से, बंदूकों से, 10 अप्रैल 1919 को। चलो ये भी ठीक है, बट इससे भी क्या इफेक्ट हुआ, बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज, रेलवे स्टेशन वर अटैक्ड। मतलब बैंक्स जो थे, पोस्ट ऑफिसेज जो थे, और रेलवे स्टेशन, मतलब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे आ ही गया, ट्रेड का मतलब एक फॉर्म, वो क्या हुआ, तो उनको अटैक किया गया। और उसके बाद क्या हुआ, तो ये देखिए अगर इतनी चीज़ें हो गई, तो इससे हम एक बात तो सोच सकते हो कि जो कंडीशन है कंट्री की, वो गवर्नमेंट से संभाली नहीं जा रही। क्योंकि अगर इतना सब कुछ हो रहा है, ये अटैक हो रहे हैं, ये रैलीज निकल रही है, ये वर्कर्स स्ट्राइक पे जा रहे हैं, शॉप्स बंद हो रहे हैं, तो कुछ तो गलत हो रहा है। तो इस कारण क्या हुआ, मार्शल लॉ वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। मार्शल लॉ क्या होता है, तो जो पावर होती है गवर्नमेंट की, वो सौंप दी जाती है किसको, तो मिलिट्री को। मीन्स मिलिट्री ऑपरेट्स द कंट्री एंड गवर्न्स द कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। और जनरल डायर जो थे, ही टुक कमांड, मतलब जनरल डायर जो थे वो हेड बन गए गवर्नमेंट के, क्योंकि वो मिलिट्री के हेड थे। इस कारण क्या हुआ, तो मार्शल लॉ इम्पोज्ड होने के बाद जनरल डायर ने कमांड ली, ये बात याद रखिए। तो अब जनरल डायर ने कमांड ली, तो उन्हें कुछ ना कुछ करना ज़रूरी था, जिससे क्या हो, सत्याग्रही डरे। क्योंकि अगर इतना मतलब पानी हाथ से, मतलब सॉरी, बात हाथ से निकल रही है, तो कुछ ना कुछ ऐसा करना ज़रूरी था जिससे जनरल डायर की पावर पता चले। तो उसका वो पावर पता चलने के लिए क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट, जो हम पढ़ेंगे अगले पार्ट में।